उदयपुर नाम के राज्य में राजा वीरसेन राज्य करता था। वीरसेन बहुत ही साहसी किस्म का राजा था। उसे एक राजकन्या थी जिसका नाम था हेमलता। राजकन्या दिखने में बहुत ही सुंदर थी, मगर उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। वो मन में जो ठानती वो पूरा होने तक वो चुप नहीं बैठती थी। एक दिन हेमलता को पता चलता है कि उदयपुर राज्य के दक्षिण दिशा की ओर एक बहुत ही सुंदर बाग है जो कि बहुत कल्पकता से बनाई हुई है। हेमलता अपने पिता के पास जाती है और बहुत प्यार से उन्हें पूछती है, पिताजी, मुझे आज एक सुंदर बाग के बारे में पता चला है जो दक्षिण दिशा के पहाड़ी पर है। मुझे वो बाग देखनी है। राजकुमारी, आप वहाँ नहीं जा सकती और मैं आपको वहाँ जाने की अनुमति नहीं दे सकता। मगर क्या हुआ पिताजी, आप मुझे वहाँ जाने से मना क्यों कर रहे हैं? राजकुमारी, वो पहाड़ भूतों से भरा हुआ है। मैं आपके लिए वैसी ही बाग हमारे राजमहल में बनवा दूंगा। आप जैसी चाहे वैसी बनाएंगे, मगर मैं आपको वहाँ जाने की अनुमति नहीं दे सकता। नहीं पिताजी, मुझे वही पहाड़ की बाग देखनी है। राजकुमारी की जिद देखकर राजा भी कुछ न कर सके और राजकुमारी को जाने की इजाजत दे दी। राजकुमारी, आप उस पहाड़ी पर जाओगी, मगर शाम होने से पहले आपको उस पहाड़ी से नीचे उतरना है। वहाँ पहाड़ी पर भूत रहते हैं। आपको वहाँ पर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। अगर आप शाम होने से पूर्व उस पहाड़ी से नहीं उतरी तो अनर्थ हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। हाँ पिताजी, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगी। शाम होने से पहले ही पहाड़ी से नीचे उतरूंगी। ठीक है। सैनिकों, मांत्रिक को बुलाया जाए। महाराज, आपने बुलाया? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आओ मांत्रिक। राजकुमारी भूतों वाली पहाड़ी पर जाना चाहती है। आप उसे उसके संरक्षण के लिए कुछ दीजिए। हाँ महाराज, अवश्य। ऐसा कह के मांत्रिक हाथ में काला धागा लेके कुछ मंत्र बोलता है और वो धागा राजकुमारी के गले में बांधने के लिए देता है। जब तक ये धागा राजकुमारी के गले में है तब तक भूत उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। धन्यवाद मांत्रिक जी। राजकुमारी अब बहुत ही उत्सुक होती है। वो रात को ही पहाड़ी पर जाने की तैयारी कर लेती है। सुबह जल्दी उठकर वो निकलती है। सफर बहुत लंबा होने के कारण उसे 3 से 4 घंटे लगते हैं। राजकुमारी अब पहाड़ के पास पहुंचती है। अपना घोड़ा नीचे पेड़ से बांधकर वो पहाड़ पर चढ़ने लगती है। पहाड़ के बीचों बीच आकर उसे दाईं तरफ एक अद्भुत और सुंदरता से भरी बाग दिखाई देती है। राजकुमारी मंत्रमुग्ध होकर उस बाग को देखने लगती है। उसे वो बाग बहुत अच्छी लगती है। तभी जोर से हवा का झोंका आता है और वो नीचे गिर जाती है। उठ के देखती है तो उसके गले का काला धागा कहीं गिर जाता है। वो थोड़ी डर जाती है। अब वो आगे बढ़ती है तो उसे एक सफेद रंग का खरगोश दिखाई देता है जिसकी आंखें सुनहरे रंग की है। वो बहुत ही सुंदर था, इसलिए राजकुमारी ने उसे पकड़ा और गोद में उठा लिया। वो उसे हाथ से सहलाने लगी। क्यों रे शैतान, कहाँ भाग रहा था? अब पकड़ ही लिया ना। खरगोश से बात करते करते उसका समय पर ध्यान ही नहीं रहा। शाम होने को आई और उसे पहाड़ी से नीचे भी उतरना था। तभी उसके सामने एक लंबा चौड़ा भूत आके खड़ा हो गया। वो जोर जोर से गुर्राने लगा। हेमलता जोर से चिल्लाई और उसके हाथों में जो खरगोश था वो बड़े चूहे में बदल गया था। उसे देख के वो डर गई। उसने उस चूहे को फेंक दिया। भूत को देख के वो बेहोश हो गई और जब होश आया तो वो एक अंधेरी गुफा में कैद थी। वहाँ कोई नहीं था। वो जोर जोर से रोने लगी और उसके पिताजी की बात ना मानने पर पछतावा करने लगी। वहाँ दूसरी ओर महाराज चिंता में डूब गए। शाम हो गई मगर राजकुमारी अब तक महल नहीं लौटी थी। दूसरा दिन निकलता है, फिर भी राजकुमारी का कोई पता नहीं होता। तभी महाराज अपने कुछ विशेष सैनिकों को राजकुमारी की खोज में भेजते हैं। सैनिक उस पहाड़ी के पास जाते हैं मगर उनमें से कोई भी पहाड़ पर जाने की हिम्मत नहीं करता। राजकुमारी वहां ना दिखने की वजह से हताश होकर वो राज्य में लौट आते हैं। राजा उन्हें खाली हाथ आते देख बहुत विचलित होता है और एक फरमान निकालता है। जो भी राजकुमारी को ढूंढ के लाएगा उसे उदयपुर का आधा राज्य दिया जाएगा। ये फरमान सारे गांव में भेजा जाता है, मगर जो भी पहाड़ के पास जाता वो निराश होकर लौट आता था। उधर राजकुमारी अपने पिताजी की और राजकुमार सारंग की याद निकालकर रो रही थी। राजकुमार सारंग दूसरे राज्य का राजकुमार था। दोनों भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। गुफा में राजकुमारी को रोता देख वहाँ एक बूढ़ा खरगोश आता है। राजकुमारी, रोइए मत, कुछ भी नहीं होगा और यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, वरना भूत तुम्हें मार डालेगा। ये बात सुनकर राजकुमारी डर जाती है और किसी के आने का इंतजार करने लगती है। अब राजकुमार सारंग भी राजकुमारी की तलाश में पहाड़ी पर चला जाता है, मगर वो भी वापस नहीं आता। ये सब देखकर महाराज चिंतित और दुखी हो जाते हैं। रानी तो ये खबर सुन के अन्न त्याग कर देती है। एक दिन चित्रवीर नाम का एक नौजवान लड़का महल में आता है और महाराज से कहता है, महाराज,
मैं उस भूतिया पहाड़ी पर जाकर राजकुमारी को खोजना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ये सब सुनकर महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और उसे जाने की आज्ञा देते हैं। चित्रवीर उस पहाड़ी के पास आता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि राजकुमारी को भूतों से कैसे छुड़ाए। वो सोच में पड़ जाता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे राजकुमारी और राजकुमार का घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ दिखाई देता है। वही पास वाली शिला पर एक साधु ध्यान में मग्न होते हैं। चित्रवीर वहां जाकर उनके सामने हाथ जोड़ के बैठता है। साधु आंखें खोलते हैं। प्रणाम बाबा, मुझे इस पहाड़ी पर जो राजकुमारी कैद है उसे छुड़ाना है। अगर आप मेरी कुछ सहायता कर सके तो बहुत कृपा होगी। अच्छा तो ये बात है, मैं सारी बात समझ गया हूँ। तुम ऐसा करो, पहाड़ पर चढ़ते हुए जाओ। पहाड़ी के बीचों बीच जो सुंदर बाग दिखाई देगी वो मन को बहुत लुभाने वाली होगी। तुम्हें वहां नहीं जाना है। उसी रास्ते से आगे चल के भूतों की गुफा के पास तुम्हें जाना है। वहां जाते ही अपनी आंखों में ये लेंस डाल लेना। ये लगाने से तुम किसी को भी नहीं दिखाई दोगे। बाद में तुम राजकुमारी को अपने कंधे पर बिठा के गुफा के बाहर लेके आना। राजकुमारी को गुफा में ना पाकर भूत बाहर आके तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम दोनों जोर से दौड़ना और अगर भूत ने पकड़ लिया तो राजकुमारी को नृत्य करने कहना। राजकुमारी का नृत्य देखकर भूत विचलित हो जाएंगे। तभी तुम ये राख उन पर फूंक देना, भूत भस्म हो जाएंगे। साधु ऐसा कह के उसे लेंस की डिब्बी देते हैं और बाद में मंत्र जाप कर एक भस्म की पुड़िया देते हैं। चित्रवीर साधु को प्रणाम करके पहाड़ पर चढ़ने निकलता है। पहाड़ के बीचों बीच की बाग बहुत मनोरंजक तथा नयन रम्य होती है। उसे वहां जाने की बहुत इच्छा होती है, मगर वो वहां नहीं जाता और आगे चलने लगता है। रुको चित्रवीर, मैं राजकुमार सारंग हूँ। कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ, इस शिला में। यहाँ भूतों ने मुझे शिला बनाकर छोड़ दिया है। मैं भी राजकुमारी की तलाश में यहाँ आया था। ये सब सुनकर चित्रवीर डर जाता है, मगर हिम्मत जुटा के आगे बढ़ता है। आगे उसे भूतों की गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के पास आते ही चित्रवीर अपने आंखों में वो लेंस डाल लेता है और गुफा के अंदर प्रवेश करता है। उस गुफा के एक कमरे में राजकुमारी बैठी हुई दिखाई देती है। चित्रवीर उसके पास जाता है और राजकुमारी को सब बता देता है। राजकुमारी भी अब चित्रवीर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। राजकुमारी अब चित्रवीर के कंधे पर बैठ जाती है और वे दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं। भूतों को इसकी भनक लग जाती है और राजकुमारी गुफा में नहीं है ये देख भूत बाहर निकलकर चित्रवीर और राजकुमारी का पीछा करने लगते हैं। राजकुमारी और चित्रवीर अब जोर जोर से भागने लगते हैं। तभी भूत उनके सामने खड़े हो जाते हैं। उनके हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें होती है। चित्रवीर सारंग की पड़ी हुई तलवार लेके भूतों से युद्ध करने लगता है। राजकुमारी, अब आप नृत्य कीजिए। राजकुमारी नृत्य करने लगती है और सभी भूत उसका नृत्य देखने में तल्लीन हो जाते हैं। चित्रवीर अपने पास की पुड़िया खोलकर उसमें से भस्म निकालता है और भूतों के ऊपर फूंकता है। भस्म फूंकते ही बहुत बड़ा धुआं निकलता है और वो सारे भूत गायब हो जाते हैं। अब राजकुमारी और चित्रवीर पहाड़ से नीचे उतरते हैं। शाबाश चित्रवीर, तुमने राजकुमारी को भूतों से छुड़वा लिया है। मुझे बहुत खुशी हुई है। चित्रवीर अपने पास का भस्म हाथों में लेकर उस शिला पर फूंकता है। तभी राजकुमार शिला से मुक्त हो जाता है। अब वे तीनों पहाड़ से नीचे आते हैं और साधु को धन्यवाद देते हैं। चित्रवीर वह भस्म साधु को वापस कर देता है और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से निकलता है। अब तीनों राज्य में पहुंच जाते हैं। सारे प्रजाजन और महाराज चित्रवीर से बहुत खुश है। चित्रवीर, तुमने तुम्हारा वचन पूरा किया, हम बहुत खुश है। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? महाराज, राजकुमार सारंग और राजकुमारी हेमलता का विवाह कर दिया जाए। वे एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। चित्रवीर को दक्षिण का आधा राज्य दिया जाएगा। आज से दक्षिण उदयपुर का राजा चित्रवीर है। अब सारे प्रजाजन बहुत खुश हो जाते हैं और महाराज खुशी खुशी राजकुमारी का विवाह राजकुमार सारंग से कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमसे बड़ों की बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए, वरना हम मुसीबत में फंस सकते हैं।